लाइन नंबर है हमारी 70, सॉरी लाइन नंबर 61, लाइन नंबर 61, एक्ट 1 सीन 1। शॉप शायरी है, as shop shire, yes of course. Hello, why all these cups, why cucumber sandwiches, why such reckless extravagance in one so young, who is coming to eat? और यहाँ पे वो कहता है जैक कि what Shropshire did you say कि yes of course Shropshire is my country। अब वो जो है वहाँ पे कुछ कुकम्बर सैंडविचेस और टी वगैरह जो है वो नोटिस करता है और वो कहता है कि भाई ये सारी टी कप्स क्यों हैं और क्यों ये सारी व्हाट रेकलेस एक्सट्रावेगेंस इन वन सो यंग, कि why these cucumber sandwiches, you are still a young man and you have no business to indulge in such irresponsible extravagance। वो कहता who is coming to tea, who is coming to the tea with you, यानी कि कोई मेहमान आने वाला है। एल्गनोन, ओ मेरी आंट ऑगस्टा एंड ग्वेंडोलन, वो कहता है हाँ यहाँ पे आंट ऑगस्टा और ग्वेंडोलन आने वाले हैं। अब यहाँ पे देखिए इस लाइन को जरा अंडरलाइन कीजिएगा, why such reckless extravagance in one so young, यानी कि तुम अभी इतने यंग हो और अकेले हो, जो है तुम बैचलर हो, तो इतना एक्स्ट्रावेगेंस क्यों है यहाँ पे। यहाँ पे बेटा एक पॉइंट लिखिएगा, ऑडियंस नो दैट मनी इज ऑब्सेसिव कंसर्न हियर। ठीक है, मनी इज ऑब्सेसिव कंसर्न हियर। और यहाँ पे एक्चुअली वो ये शो करना चाह रहा है थ्रू एक्स्ट्रावेगेंस, यानी कि फजूल खर्ची के थ्रू, कि उसके पास कितना पैसा है और क्या क्या कुछ है। एल्गनोन, ओ मेनली आंट अगस्टा एंड ग्वेंडोलन, सिर्फ दो लोगों ने आना और इतना उसने लैविश इंतजाम किया हुआ है। जैक, हाउ परफेक्टली डिलाइटफुल, कहता है ये तो भी बहुत डिलाइटफुल है, यानी कि एकदम से उसका मूड चेंज हो जाता है। एल्गनोन, यस दैट इज ऑल वेरी वेल बट आई एम अफ्रेड ऑन्ट अगस्टा वॉन्ट क्वाइट अप्रूव ऑफ योर बीइंग हियर। और एल्गनोन उसको कहता है यस आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई यू फील डिलाइटेड। फौरन से उसको पता चल जाता है ऑल, यस दैट इज ऑल वेरी वेल बट आई एम अफ्रेड कि वो तुम्हारे जो है जो है इसको मतलब अप्रूव नहीं करेगी। वो कहता है मुझे पता है कि तुम इतना डिलाइटफुल क्यों फील कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें इतना बता दूं कि जो आंट अगस्टा है ना वो तुम्हारे इस प्रपोजल को अप्रूव कभी भी नहीं करेगी जो कि तुम ग्वेंडोलन को करना चाहते हो। जैक, मे आई आस्क व्हाई, क्या मैं पूछ सकता हूँ व्हाई। तो एल्गनोन, माय डियर फेलो, द वे यू फ्लर्ट विद ग्वेंडोलन इज परफेक्टली डिस्ग्रेसफुल, कि जिस तरीके से तुम फ्लर्ट करते हो ना ग्वेंडोलन के साथ वो एब्सोल्युटली स्कैंडलस है। और it is almost as bad as the way Gwendolyn flirts with you, और ये उतना ही bad है, the way of flirting with her is almost as ill-mannered as Gwendolyn way of flirting with you। हमेशा एल्गनोन जो है वो एक sophisticated life, साइंस ऑफ लाइफ की उससे शुरू में ही बात करती थी ना, तो वो हर वक्त मैनर्स और मैनरिज्म की हर वक्त बात करता रहता है कि मतलब इस तरह से तुम्हें नहीं करना चाहिए और ये भी गलत वो भी गलत। तो एक्चुअली वो हर वक्त सोफिस्टिकेशन के ऊपर ही जोर देता रहता है। यू एंड ग्वेंडोलन फ्लर्ट विद ईच अदर इन अ मैटर व्हिच इज मोस्ट आउटरेजियस। अब यहाँ पे इन लाइंस में आयरनी, सटायर, ह्यूमर जो है सब साइड बाय साइड चल रहा है। Jack, I am in love with Gwendolyn. I have come up to town expressly to propose her. वो कहता है वो अपना एम बताता है कि देखो मैं टाउन इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे उसको प्रपोज करना है। Algernon, I thought you had come up for pleasure. मुझे तो लगा तुम pleasure के लिए आए हो। I call that business. और वो कहता है कि मैं आई कॉल दैट बिजनेस। तो वो कहता है कि मुझे तो लगा कि तुम खाली तुम्हारी इंटेंशन थी फॉर द सेक ऑफ प्लेजर, लेकिन यहाँ पे तो तुम अपने बिजनेस के लिए आए हो, यानी कि योर इंटेंशन टू प्रपोज मैरिज टू ग्वेंडोलन कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज बिजनेस नॉट एज अ प्लेजर। तो ये तो तुम बिजनेस के लिए आए हो कि तुम्हारा अपना बिजनेस यहाँ पे क्या था कि तुम्हें तो ग्वेंडोलन को प्रपोज करना था, तुम तो यहाँ पे प्लेजर के लिए आए ही नहीं हो, जबकि पहले तुमने मुझे कहा कि तुम प्लेजर के लिए आए हो। और यहाँ बिजनेस किसको कह रहा है, वो प्रपोजल को कह रहा है, मैरिड लाइफ के ऊपर एक फन कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे सारी मैरिड लाइफ कि यू आर गोइंग टू बी, यू हैव डिसाइडेड टू बी मैरी, तो वो जो है उसको ये फन है कि वो उसको बिजनेस कह रहा है, मैरिज मैरिटल स्टेटस को या मैरिज को या उसके डिसीजन ऑफ मैरिज को वो एक बिजनेस कह रहा है।
तो दैट इज ऑल्सो अ पैराडॉक्स कि वो कहता है कि वो आई कॉल दैट द बिजनेस, यानी कि वो कहता है कि मैं तो इसको बिजनेस करूँ कहूंगा, मैं इसको ना तो प्रपोजल कहूंगा ना मैं इसको मैरिज कहूंगा। अच्छा जी, फिर वो कहता है आगे, एल्गेनोन आई रियली डोंट सी एनीथिंग रोमांटिक इन प्रपोजल। एल्गेनोन कहता है मुझे ये प्रपोजिंग में कोई रोमांटिक नहीं, कुछ रोमांटिक नहीं लगा। दीज आर द आयरॉनिकल लाइंस, क्योंकि बाद में वो खुद जाके सीसीली को प्रपोज भी करेगा। तो अभी तो वो कहता है कि भाई मुझे तो कोई भी चीज यहाँ पे प्रपोजिंग में कोई चीज रोमांटिक नहीं लगती। इट इज वेरी रोमांटिक टू बी इन लव, मोहब्बत होना तो मतलब इट इज रोमांटिक, बट देर इज नथिंग रोमांटिक अबाउट डेफिनेट प्रपोजल। लेकिन किसी को प्रपोज करना ये कोई रोमांटिक थिंग नहीं है। वाई वन मे बी एक्सेप्टेड, कि एक इंसान को हम क्यों एक्सेप्ट करें एज अ मतलब पार्टनर ऑफ योर लाइफ। वन यूजली इज आई बिलीव देन द एक्साइटमेंट इज ऑल ओवर। और वो कहता है कि अगर तो हम एक के साथ शादी कर लेते हैं तो मेरा ख्याल है हमारी सारी एक्साइटमेंट ओवर हो जाती है जब एक औरत जो है वो हमारी जिंदगी में आ जाती है। द वेरी एसेंस ऑफ रोमांस इज अनसर्टेनिटी। तो वो यहाँ पे कहता है कि सबसे ज्यादा एसेंस ऑफ रोमांस है वो अनसर्टेनिटी है, विच द which the lovers experience before they agree to get married। ठीक है, वो अनसर्टेनिटी जो कि लवर जो है एक्सपीरियंस करते हैं बिफोर दे अग्री टू गेट मैरिड। ठीक है, वो अनसर्टेनिटी जो है उसमें तो एसेंस ऑफ रोमांस है, लेकिन ये शादी वगैरह में कोई एसेंस ऑफ रोमांस नहीं है। इफ आई एवर गेट मैरिड आई विल सर्टेनली ट्राई टू फॉरगेट द फैक्ट। और वो कहता है कि ये जो मतलब अगर ये फीलिंग ऑफ अनसर्टेनिटी एंड हो जाती है ना तो आपका रोमांस भी खत्म हो जाता है। इफ द व्हेन द फीलिंग ऑफ अनसर्टेनिटी एंड्स द रोमांस एंड्स आल्सो। और वो कहता है अगर मैंने शादी की, एवर आई गेट मैरिड, तो मैं इस सर्टेनली ट्राई टू फॉरगेट द फैक्ट ऑफ मैरिज सो एज टू प्रोलॉन्ग द फीलिंग ऑफ रोमांस। तो मैं ये फैक्ट ऑफ मैरिज जो है इसको भुलाने की कोशिश करूंगा ताकि मैं फीलिंग ऑफ रोमांस को जारी रख सकूं। यानी कि वो एक्चुअली कहता है कि शादी भी जो है एक रोमांस ही होती है। अगर तो आप उस फैक्ट को भूलने की कोशिश करें फिर तो आप रोमांस तक रह सकते हैं, अदरवाइज जो है वो बैचलरशिप को ही ज्यादा वो करता है कि नहीं भाई शादी तो होनी नहीं चाहिए। जैक आई हैव नो डाउट अबाउट दैट डियर एलगी। और जैक भी इस चीज को श्योर कर देता है कि एलगी भाई मुझे भी इसके बारे में कोई डाउट नहीं है। द डाइवोर्स कोड वाज स्पेशली इन्वेंटेड फॉर पीपल हुज मेमोरीज आर सो क्यूरियस कॉन्स्टिट्यूट। तो वो कहता है ये जो डाइवोर्स कोड्स हैं, तो वो कहता है आफ्टर गेटिंग मैरिड यू विल फॉरगेट द फैक्ट दैट डियर एलगी के भाई तुम शादी के बाद शायद ये फैक्ट भूल जाओ। लेकिन ये जो डाइवोर्स कोड हैं वो भी बेनिफिट ऑफ पीपल के लिए ही बने होते हैं। वाज स्पेशली इन्वेंटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल whose memories are so curiously constituted, जिनकी मेमोरीज जो हैं वो इतनी शॉर्ट होती हैं that they forget that they are married, कि वो जो ये कहते हैं कि भाई हमारी क्यूरियसली कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी कि जिनकी इतनी यादाश्त इतनी कमजोर होती है कि वो ये भी भूल जाते हैं कि उनकी शादी हुई हुई है एंड दे आर मैरिड, और वो मैरिड है, और वो एंड बिकम इनडिफरेंट टू देयर पार्टनर्स, और वो बिल्कुल ही अपने पार्टनर से मुंह मोड़ लेते हैं। तो ये जो डाइवोर्स कोर्ट्स होते हैं ये उन्हीं के लिए बने होते हैं। उसके वो कहता है कि इट इज फॉरगेटफुलनेस ऑफ दिस काइंड दैट लीड्स टू डाइवोर्सेस। ये यही इसी तरह की फॉरगेटफुलनेस है ऑफ दिस काइंड जो कि डाइवोर्स तक पहुंच जाती है। यानी कि एक मैरिड लाइफ के लिए ये एक बहुत बड़ा एक थ्रेट है कि एक इंसान जो है वो अपने पार्टनर के साथ बिल्कुल इनडिफरेंट शो करे, और वो जो है इस तरह की अगर हम लाइफ गुजारते हैं तो वो डाइवोर्स कोर्ट्स तक पहुंच जाती है, डाइवोर्सेज हो जाती हैं। Algernon, oh there is no use speculation on that subject। और अब फिर अगेन वो कहता है कि भाई ये it is no use trying to speculate on the subject of divorces। Divorces are made in heaven। अगेन पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट, इसको अंडरलाइन करें। कल पैराडॉक्स वाला क्वेश्चन हमने किया था ना, उसमें ये कोड ऐड कर लीजिएगा। मैरिजेस आर मेड इन हेवन, ये तो आपने सुना होगा। अब यहाँ पे वो कहता है कि डाइवोर्सेज आर मेड इन हेवन। वो कहता है अगर शादियां जो है हेवन में होती हैं तो डाइवोर्सेज भी हेवन में ही होती है। ठीक है, जेट पुट आउट हिज हैंड टू टेक अ सैंडविच, Algernon at once interferes, please don't touch the cucumber sandwiches।
दूसरी तरफ यहाँ पे वो जब कहता है ना कि पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट देता है कि डाइवोर्सेस आर मेड इन हेवन, तो एल्गरनॉन जो है वो एक्चुअली एक ट्विस्ट दे देता है इस सेइंग को कि मैरिजेस आर मेड इन हेवन, मेड हियर मींस ऑर्डेन्ड और डिक्रीड। अब यहाँ भी देखिएगा कि एक और जो अलमिया है अब के जो हमारी सोसाइटी का, कि जब हमारे साथ बुरा हो जाता है तो हम भी कहते हैं किस्मत में ऐसा लिखा हुआ था, हालांकि हम खुद जो है वो कोशिश नहीं कर रहे होते उस रिश्ते को निभाने की। और जब डाइवोर्सेस हो जाती हैं तो हम जैसे कहते हैं ना मैरिजेस आर मेड इन हेवन, तो हम ये कहते हैं कि जी किस्मत में ही ऐसे लिखा हुआ था, ऐसे ही होना था या जो भी है। तो यहाँ पे एक्चुअली उसके ऊपर थोड़ा सा बताया जा रहा है। फिर वो उसको कहता है, जैक पुट्स आउट हिज हैंड टू टेक अ सैंडविच। अब जैक जो है वो सैंडविच खाने की कोशिश करता है तो एल्गरनॉन फौरन इंटरफेयर करता है, प्लीज डोंट टच द कुकम्बर सैंडविचेस, दे आर ऑर्डर्ड स्पेशली फॉर आंट अगस्ता। ये जो है ऑर्डर किया आंट अगस्ता के लिए, यानी कि खुद तो खा रहा है लेकिन जो मेहमान आया, जैक आया इतनी दूर से, उसको खाने नहीं दे रहा। Well, Jack, well, you have been eating them all the time. तुम तो हर वक्त खाते रहते हो। Algonon, that is a quite different matter. वो कहता है ये एक different matter है, यानी कि हमारे अपने लिए और rules हैं, औरों के लिए और rules हैं। She is my aunt. Takes plate from Lilo. Have some bread and butter. The bread and butter is for Gwendolyn. Gwendolyn is devoted to bread and butter. मतलब वो कहता है ये सब कुछ aunt के लिए बना। Jack, advancing to table and helping himself, and very good bread and butter it is so। वो कहते हैं ये तो बहुत मजे की bread and butter है। Algernon, well my dear fellow, you need not eat as you were going to eat it all। वो कहता है इतनी तेजी से मत खाओ कि सारे खत्म हो जाए। You behave as if you were married to her already। तुम तो ऐसे behave कर रहे हो जैसे तुम मुझसे पहले से शादी कर चुके हो। You are not married to her already and I don't think you ever will be। और वो कहता है ना तो तुम मुझसे शादी कर चुके हो, ठीक है, ना ही तुम्हारी कभी शादी होनी है। तो ही इज अब यहाँ पे एक्चुअली हाउ एल्गरनॉन इज बिहेविंग, ही इज अ टिपिकल डैंडी। लिख लें, क्लास पॉइंट्स लिखिएगा। ही इज अ टिपिकल डैंडी, he has good absolute ideas। अच्छा जी, वो अब उसको बड़ा सोफिस्टिकेटेड होके मैनर सिखा रहा है कि देखो भाई ना तो हुई हुई है तुम्हारी शादी, ना होनी है, तो काइंडली जो है इससे ज्यादा कुकम्बर खाने की जरूरत नहीं है। जैक, व्हाई ऑन अर्थ यू से दैट, मतलब इस तरह तुम क्यों कह रहे हो। एल्गरनॉन, वेल इन द फर्स्ट प्लेस गर्ल्स नेवर मैरी टू मैन दे फ्लर्ट विद। वो कहता है पहली बात तो ये कि खवातीन ऐसे मैन के साथ शादी करती नहीं है जिनसे वो फ्लर्ट करती हैं। गर्ल्स डोंट थिंक इट राइट, और गर्ल्स जो है वो इसको जो है कभी प्रॉपर मतलब सोचती भी नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, here there is a satire or on the women of that time, the flirtiest nature of women। ठीक है, ना सिर्फ men की flirtiest nature बल्कि अब women की भी जो कैरेक्टर है या women के ऊपर भी उनकी flirtiest nature है उसके ऊपर satire हो रहा है। और यहाँ पे एक पॉइंट लिखिएगा, बेसिक फार्मूला फॉर satire is, basic formula of satire is character assume code on behalf of represents his reality on the behalf of his sorry his own generated code लिखे, his own generated code। ठीक है, उसकी अपनी जो sophisticated लाइफ है। Character assume code on behalf of his own generated code, this represents his reality। नंबर थर्ड पॉइंट लिखे, पैराडॉक्सिकल मोरालिटी again। और नंबर फोर पॉइंट, अगेन इन्वर्जन ऑफ मोरल वैल्यूज। यहाँ पे दोबारा से इन्वर्जन ऑफ मोरल वैल्यूज जो है उसको देखा जा रहा है। जैक, ओ दैट इज नॉनसेंस। वो कहता है ये नॉनसेंस है। ऑल्गरनॉन, इट इज नॉट। एल्गरनॉन कहता है नहीं भैया ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट लिखे, हाईली इन्वर्जन ऑफ मोरल।
highly inversion of moral that shows most of the bachelors unmarried. That show most of the bachelor unmarried. नंबर थर्ड है, इसी पैराग्राफ के ऊपर लिखे, सटायर ऑन द सोसाइटी ऑफ दैट टाइम. अब यहाँ पे वो कहता है, is it not, it is great truth, it accounts for the extraordinary number of bachelors that one sees all over the place. और अगेन वो कहता है ये नॉनसेंस नहीं है, what I have said is a great truth, और it accounts for the extraordinary number of bachelors. तुम खुद देखो कि नंबर ऑफ बैचलर्स कितने ज्यादा हैं, that one sees all over the place, जो हर जगह हमें मतलब देखने को मिलते हैं. और वो कहता है, यानी कि वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई ये जो लड़कियां जिनसे फ्लर्ट करती हैं उनसे शादी नहीं करती, तो मतलब यहाँ से तुम अंदाजा लगा लो कि बैचलर्स का रेट कितना ज्यादा है, यानी कि वो देखने में कितने ज्यादा हैं. फिर वो कहता है इन द सेकंड प्लेस आई डोंट गिव एनी कंसेंट, और दूसरा वो कहता है लेकिन दूसरी तरफ एंड देयर इज एन अदर रीजन आल्सो व्हाई यू विल नेवर बी मैरिड टू गंडोलन, दैट रीजन इज that I shall not give my consent to your proposal to marry her, कि मैं भी नहीं राजी कि तुम्हारी शादी गंडोलन से हो. Jack, your consent, वो कहता है तुम्हारा कंसेंट, कि वो कहता है Algernon, my dear fellow, Gwendolen is my first cousin and before I allow you to marry her you will have to clear up the whole question of Sicily. पहले मुझे ये तो बताओ ये सिसिली का मामला क्या है, ये जो तुम्हारे सिगरेट केस के नीचे इंस्क्राइब हुआ हुआ है. Jack, Sicily, what on earth do you mean? What do you mean? Algie, by Sicily, I don't know any one of the name of Sicily. Algernon, bring me the cigarette case, Mr. Worthing left in the smoking room the last time he dined here. फिर वो लेन को कहता है कि मुझे जरा वो सिगरेट केस तो ला के दो जो मिस्टर वर्थिंग यहाँ पे छोड़ गए थे और जब ये लास्ट टाइम इसने मेरे साथ डिनर किया था. लेन, यस सर. लेन चला जाता है. Do you mean to say that you have my cigarette case all the time? I wish you to goodness you had let me know. वो कहता है तुमने मेरा सिगरेट केस अपने पास रखा हुआ तब से, और I wish to goodness you had let me know, or I wish that in the name of God you had informed me that my cigarette case was safe in your custody. तुम्हें मुझे बताना चाहिए था कि मेरा सिगरेट केस तुम्हारे पास है. I have been writing frantic letters to Scotland Yard about it. और वो कहता है मैं तो अर्जेंट लेटर्स भी पुलिस हेडक्वार्टर में लिख चुका हूँ टू रिपोर्ट द लॉस ऑफ द सिगरेट केस. यानी कि सिगरेट केस एक बिल्कुल माइनर सी चीज है. कल हमने एक इसकी थीम पढ़ी थी कि वो जो है ट्राइवियल चीजों को, मामूली बातों को सीरियस बना लेते थे और सीरियस को मामूली बना जो है वो मामूली बना लेते थे. सिगरेट केस एक मामूली सी चीज है और वो कहता है मैंने तो ये पुलिस रिपोर्ट कर दिया है about it. It was very nearly offering a large reward. और वो कहता है कि the verge of offering a big, और मैंने तो इसका एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड भी लिखा है कि भाई जो इस सिगरेट केस को ढूंढ के लाएगा उसको एक बड़ा रिवॉर्ड भी मिलेगा. Would find my cigarette case and restore it to me. Algernon, well I wish you would offer one. I happen to be more than usually hard up. और वो कहता है I wish you would offer one. वो कहता है फिर तो तुम वो सारा रिवॉर्ड मुझे ही दे दो. Here, money is man concern. लिख लें क्लास, पॉइंट लिखिएगा, money is man concern. तो I happen to be more than usually hard up. तो वो कहता है कि भाई ये तो फिर तुम सारा रिवॉर्ड मुझे दे दो. It so happen that I am short of money more than ever before. यानी कि उसकी एक्स्ट्रावेगेंस की वजह से उसके पास हमेशा ही पैसों की कमी रहती है, तो वो कहता है कि वो मनी तुम मुझे दे दो. अच्छा जी, उसके बाद जैक, देयर इज नो गुड ऑफरिंग अ लार्ज रिवॉर्ड नाउ दैट द थिंग इज फाउंड. और वो कहता अब तो मैंने इतना बड़ा रिवॉर्ड नहीं देना क्योंकि मेरा जो मिसिंग आर्टिकल है वो पहले से मिल चुका है. यानी कि वो गुम हुआ नहीं था बल्कि वो तुम्हारे पास था. अच्छा जी क्लास, ये आगे जो है एक वन सीन वन काफी लंबा है. लाइन नंबर 260 इज योर होमवर्क. और ये लाइन नंबर 260 यहाँ पे बनती है, जैक यू मस्ट हैड मच बेटर टाइम विद योर आंट ऑगस्टा. यहाँ तक ठीक है. इसको बेटा यहाँ तक लाइन नंबर 260 तक कंप्लीट कर लीजिएगा. कल हम लाइन नंबर 261 से इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे.
एनी क्वेश्चन क्लास? अस्सलाम वालेकुम मैम। जितने भी लतीफे बने हुए हैं ना वो मैरिड लाइफ के ऊपर बने हुए हैं या बीवियों के ऊपर बने हुए हैं। दैट इज द डिलेमा कि इस तरीके से हम अपनी जो जनरेशन है एक देखें, एक अल्लाह ताला ने एक बहुत ही खूबसूरत एक रिश्ता बनाया वो मियाँ और बीवी का। और मैरिज के बारे में अगर हदीस में देखा जाए, जिसके लतीफ़े हम बहुत बनाते हैं, नहीं बनाने चाहिए। और उसके बारे में यही है ना कि शादी के बारे में कि जब आपकी जो बच्ची है, बेटी, जब बच्चा आपका जवान हो जाए तो आप उसकी शादी करें, ठीक है, फ़ौरन से शादी करें। और दूसरी चीज़ जो शादी के बारे में ये है कि इंसान का ईमान ही उस वक्त कंप्लीट होता है जब उसकी शादी होती है। तो जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। आज आप देखें कि लोग बहुत देर से जाके शादियां करते हैं अपने बच्चों की। लड़कों की भी यही सोच है, 30 साल 30+ हो जाते हैं फिर कहीं जाके शादियां होती हैं। लड़कियों के भी यही हालात हैं। लड़कियों की सोच भी उनके दिमाग में प्रमोट कर दिया गया है। और हम ये समझ रहे होते हैं शायद डिग्रीज हासिल करने के बाद जो है ना हम कोई अक्लमंद इंसान बन जाएंगे, इसलिए शादी को हम एक ऐसी चीज समझते हैं कि दैट इज जस्ट लाइक कि शायद इसमें फंस गए तो हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकेंगे या ऐसा है कुछ। अभी मेरी एक कलीग है, उनकी जब शादी हुई एट दैट टाइम, वो है ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम चाहते हो तुम्हारे रिस्क में बरकत हो तो तुम शादी करो। अच्छा, ये मैंने हदीस सुनी थी लेकिन प्रैक्टिकली मैंने उनकी लाइफ में देखी। एंड शी टोल्ड मी कि जब मेरी और मेरे हस्बैंड की शादी हुई तो हमारी जो है वो बता रही थी कि मेरे हस्बैंड की जॉब नहीं थी, ठीक है, ही वाज जस्ट वो पढ़ रहे थे। और शी टोल्ड मी कि जिस दिन उनका निकाह था ना, निकाह होने के बाद भाई को अपॉइंटमेंट लेटर मिला था एंड ही वाज सिलेक्टेड इन एयरफोर्स एज ऑफिसर, ठीक है। तो इंसान का जैसा गुमान होता है ना उसको जिंदगी भी वैसी मिलती है। देवर कजन्स कजन्स मैरिज थी और वही बात है, बड़ों के फैसले की वजह से ही हुई थी। लेकिन हम जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला के अहकामात में तावीलें करते हैं ना, नहीं 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 ऐसे नहीं होता, आज की लाइफ में हम यूँ नहीं, हमने अल्लाह के अहकामात में इतनी तावीलें कर दी हैं कि आप देखें अल्लाह ताला ने दूध बनाया मलाई के साथ, ठीक है। आज हम स्किम्ड मिल्क पीते हैं, दूध को ऊपर से पुन के पीते हैं कि कहीं हम मोटे ना हो जाए। मेरे ख्याल है जितनी मलाई मैं खाती हूँ ना शायद कोई भी नहीं खाता। सिर्फ ये सोच के मैं खाती हूँ कि अगर अल्लाह ने दूध के साथ मलाई बनाई है ना तो किसी वजह से बनाई होगी। इंसान की सेहत उस दिन खराब हुई, अल्लाह ताला ने हर चीज़ ना प्रोटीन के साथ कॉम्बिनेशन रखा है फैट का ना। आप अगर मीट को देखें ना, गोश्त गोश्त के साथ अल्लाह ताला ने चर्बी रखी, दूध है उसके साथ अल्लाह ताला ने मलाई रखी, ठीक है। हम गोश्त वाले के पास जाएंगे, चर्बी उतार दो भाई, सारी चर्बी उतार दो, ठीक है। और दूध में से बच्चे पहले नहीं जी मेरे बच्चे स्किम्ड मिल्क पीते हैं, वो ऐसे नहीं, हम खुद भी इसी तरह के दही जमाना है, सारी ऊपर की मलाई उतार के फिर हम। तो दैट इज द थिंग, अल्लाह ताला ने बेटा प्रोटीन्स और फैट का एक कॉम्बिनेशन रखा कि प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के लिए फैट्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोटीन्स का आपकी बॉडी के अंदर जब वो आपका इनटेक हो रहा होता है और आगे जो डिफरेंट प्रोसेसेस हो रहे होते हैं उसके अंदर वो फैट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जो हम प्रोटीन्स के साथ लेते हैं। इंसान, अब आप देखें, तीसरी एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, अंडे में से जर्दी निकाल दो, ये भी एक फैक्ट है कि हम तावीलें करते हैं ना अल्लाह ताला की नेमतों में। तो फिर क्या हुआ, इंसान सही हो गया कि बीमार हो गया? हमसे पहले के लोग हमसे ज़्यादा तंदुरुस्त हैं। इसी तरीके से यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे मैरिज का मजाक उड़ाया जा रहा है, कितने लतीफ़े बना दिए हमने शादियों के ऊपर, ठीक है। और हमारी यंग जनरेशन की आप बातें तो सुने, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागते हैं, उनको लगता है कि हम वो लाइफ एक्सपीरियंस कर ही नहीं सकेंगे अगर हमारी शादी हो जाएगी। और यकीन जानिए कि हमसे पहले के जो बूढ़े थे या बड़े थे, माय फादर गॉट मैरिड इन द एज ऑफ 18, माय मदर वाज आल्सो 18 इयर्स ओल्ड जब उनकी शादी हुई। लेकिन उनका सोचने का तरीका शायद मेरी सोच से ज़्यादा अच्छा है। मेरी जो नानी थी उनका 12 साल की उम्र में निकाह हुआ था, ठीक है। शी
शी हैज़ गॉटन मैरिड इन द 12 years, 12 साल की थी, अभी जवान हुई थी तो उनकी शादी हो गई थी। तो बट मैं कहती हूँ मैंने उनसे ज़्यादा आइडियल खातून नहीं देखी अपनी ज़िंदगी के अंदर। उनका जो सोच का अंदाज था, उनका ज़िंदगी को जीने का जो तरीका था, तो बेटा ये जब तक हम उस वक्त तक परफेक्ट तो खैर बहुत दूर की बात है, लेकिन हम उस वक्त तक एक्सपीरियंस नहीं हो सकते जब तक हम डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ नहीं गुजार लेते। तो देर आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ जिसके अंदर हम बचपना देखते हैं, हम अपनी टीन एज देखते हैं, टीन एज के बाद हम जवान होते हैं, जवानी के अंदर एक स्टेज आती है जिसमें एक शादी भी एक मरहला होता है। जब तक हम उस मरहले से नहीं गुजरते, हम अजीब एक किस्म की चीज़ें होती हैं। और शादी के बारे में ये है कि जो लोग लेट शादियां करते हैं ना, उनके जो हार्ट अटैक्स रेट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, उनकी बीमारी के इश्यूज भी ज़्यादा होते हैं। इवन कि ये जो चाइल्ड आजकल ये जो बच्चे ना होना, ठीक है, ये भी एक कॉमन बीमारी हो गई है। बहुत सारे कपल्स इस वजह से परेशान हैं क्योंकि उनके बच्चे नहीं। So these are the things we have to think about that, and we have to promote marriage. In other cases जो दुनिया के अंदर फहाशी और उरियानी फैल रही है वो शादी ना होने की वजह से फैल रही है। So आप लोग अपने अपने जो भी बेटा जिंदगी में अगर कुछ मिलना होता है ना, जो मेरी किस्मत में वो मुझे मिल के ही रहेगा। And where there is a will, there is a way. I am also gotten married at 18 years old, and Alhamdulillah, I never ever said, क्योंकि वो इंसान जो ये कहता है ना कि मैंने शादी नहीं करनी, शादी का इनकार करता है, तो अल्लाह ताला हदीस में है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो दायरे इस्लाम से खारिज होता है। ये ठान लेना कि मैंने शादी नहीं करनी, आप दायरा इस्लाम से खारिज हैं। तो इस्लाम, ये जो मैरिज है, दैट इज़ द हाफ दीन ऑफ मुस्लिम। तो इस चीज़ को, इसका मजाक मत उड़ाया करें, क्योंकि क़यामत की निशानियों में से एक ये निशानी भी है कि उसका मजाक उड़ाया जाएगा, जो अहदीस में जिसको बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है। शादी को, बीवियों को, अजवाज को जो है इस वक्त हमने मजाक बना के रख दिया है थ्रू डिफरेंट जो भी है, ठीक है, एंड दैट इज़ द रॉन्ग थिंग। औरत की मैं तो कहूँगी बेहुरमती हो रही है थ्रू डिफरेंट के बीवियों को ही ब्लेम किया जा रहा है। तो in fact that is the wrong thing, that should not be done। जी, फहाशी की वजह से ही बेटा कौमों पे अजाब आता है, ठीक है। और इस तरह के लतीफ़े बनाना, आई डोंट नो कौन लोग इस तरह के लतीफ़े बनाते हैं, बट दैट इज़ अ वेरी, जो चीज़ इस्लाम में इज्जत के काबिल है बेटा, उसके ऊपर हम लतीफ़ा नहीं कर सकते, ठीक है। सो बी केयरफुल अबाउट दैट, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब मजाक किया करते थे तो मजाक के अंदर एक तो हम्बलनेस का पहलू हुआ करता था। ऐसा नहीं था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजाक नहीं करते थे या सहाबा कराम मजाक नहीं करते थे। एक दफ़ा एक सहाबी थे, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे में बैठे हुए थे, तो सहाबी ने दस्तक दी दरवाजे पे और कहा कि मैं अंदर आ जाऊं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जी आप आ जाइए। तो सहाबी ने कहा कि वाकई अंदर आ जाऊं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जी आप अंदर आ जाइए। तो थर्ड टाइम कहा कि पूरा का पूरा अंदर आ जाऊं, यानी कि एक इंसान ने अगर अंदर आना है तो पूरा का पूरा ही आएगा ना। लेकिन उन्होंने हंसते हुए कहा। तो इस तरह के मजाक में एक हंसी का पहलू भी होता है और उसके अंदर एक ट्रुथ भी होता है। तो मजाक जो है बेटा इस तरह का है। इसी तरह और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं कि किस तरह से मजाक किया जाता था या क्या है। अच्छा, मलिहा ने मैसेज शेयर किया, फहाशी की वजह से तो अजाब आते हैं कौम पर। शादी के शुरू के 10 साल कनात के होते हैं, अगर अभी सब्र ना किया तो आगे कुछ नहीं मिलना। माय मैम अल हुदा टोल्ड दिस व्हाइल डिलीवरिंग लेक्चर। जी, पहले 10 साल ही तो होते हैं बेटा सब्र के होते हैं, ठीक है, कनात के होते हैं। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ आपकी स्ट्रीम लाइन हो जाती है और जाहिर बात एक न्यू ज़िंदगी होती है, बट दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। और अप्स एंड डाउन्स ना हो ज़िंदगी में तो फिर तो हमें ना तो नेमतों का पता चले और ना। और मैं तो कहती हूँ बेटा अगर बहुत ज़्यादा मुश्किल के बाद अगर आपको आसानी मिले ना, एंड आपका आसानी पे हो, एंड आपका कामयाबी पे हो, ऑल इज़ वेल व्हेन द एंड इज़ वेल।
फिर ठीक है, लेकिन एक बंदा सारी उम्र लग्जरियस लाइफ गुजारे और एंड में जाके वो फाकों पे आ जाए, सोचें उसकी तो सारी नेमतें छिन गई। तो कोशिश करें हमारा खात्मा ईमान पे हो और हमारा एंड जो है ना वो नेमतों के मतलब नजूल पे हो, एट दैट टाइम जब हम पे फुल नेमतों का नजूल होगा। तो ये सारी चीज़ें इनका बेटा ख्याल किया करें, अपने बच्चों का बहुत ख्याल किया करें और जो हमारे मॉडल्स हैं हमारी सोसाइटी के उनकी रिस्पेक्ट किया करें। ठीक है, चलिए जनाब दुआ पढ़ लेते हैं। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।